1962 का इंडो चाइना वॉर इंडिया के लिए सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, बल्कि एक नेशनल शोक था। ये वो मोमेंट था जब एक नया आज़ाद देश अपनी आइडियलिस्टिक सोच के साथ ग्राउंड रियलिटी से टकरा गया। इंडिया मानता था कि भाईचारे और डिप्लोमेसी से बॉर्डर्स को सेफ रखा जा सकता है, लेकिन चाइना मानता था कि बॉर्डर सिर्फ ताकत और कंट्रोल से सिक्योर हो सकते हैं। इस वॉर की सबसे ट्रेजिक बात ये थी कि इंडिया ने इस वॉर को कभी सीरियसली इमेजिन ही नहीं किया था। जब तक कि इंडिया समझ पाता कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तब तक तो चाइना अपनी पूरी मिलिट्री प्लानिंग कर चुका था। 1950 के दौर में इंडिया और चाइना की रिलेशंस दिखने में काफ़ी अच्छे थे। हिंदी चीनी भाई भाई ऐसे स्लोगन्स इंडिया में चलते रहते थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि एशिया की दो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन एक दूसरे से कभी भी फुल स्केल जंग नहीं करेंगी। लेकिन इसी सोच की वजह से एक गलती हुई। नेहरू चाइना को एक आइडियोलॉजिकल पार्टनर समझ रहे थे, जबकि चाइना के लीडर माओ जेडोंग इंडिया को एक रुकावट के रूप में देख रहे थे। माओ के लिए फॉरेन पॉलिसीज इमोशंस नहीं बल्कि कैलकुलेशंस पर चलती थी। इंडिया चाइना बॉर्डर कभी भी क्लियरली डिफाइंड हुआ ही नहीं था। ब्रिटिश टाइम के मैप्स अलग अलग थे और ग्राउंड पर प्रॉपर सर्वे भी नहीं हुआ था, और इसी वजह से बॉर्डर को लेकर आज तक कंफ्यूजन है। ईस्टर्न साइड पर मैकमोहन लाइन थी और इंडिया उसी को अपनी ऑफिशियल बॉर्डर मानता था, लेकिन चाइना ने कभी भी उसको लीगलाइज नहीं किया। और वेस्टर्न साइड पर अक्साई चीन का मैटर और भी ज्यादा उलझा हुआ था, और ये एक हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट एरिया था जहां ब्रिटिश इंडिया ने कभी भी प्रॉपर कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेशन बनाया ही नहीं। लेकिन चाइना ने इस जगह की स्ट्रेटेजिक वैल्यू समझी, क्योंकि यहीं से तिब्बत और जिंगजियान को जोड़ने वाली रोड जाती थी। लेकिन जब तक इंडिया को इस रोड का पता चला, तब तक चाइना वहां पर अपनी पावर सॉलिड कर चुका था और डिप्लोमेसी धीरे धीरे प्रेशर में बदल रही थी। 1950 के बाद चाइना ने तिब्बत पर कंट्रोल कर लिया। तिब्बत पहले चाइना और इंडिया के बीच एक बफर एरिया था, और उसके खत्म होते ही दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ गए। 1959 में जब दलाई लामा इंडिया आए, तब बात सिर्फ एक धर्म गुरु को शरण देने की नहीं थी। इंडिया ने इसे एक इंसानी और मोरल जिम्मेदारी समझा, लेकिन बीजिंग ने इस बात को बिल्कुल ही अलग नजर से देखा। चाइना को लगा कि इंडिया तिब्बत के मुद्दे को दुनिया के सामने ले जाएगा और उसकी अथॉरिटी पर सवाल उठाएगा, और यहीं पर दोनों देशों के बीच सोच का अंतर आ गया। इंडिया के लिए तो ये सिर्फ ह्यूमैनिटी थी, पर चाइना के लिए ये एक धोखा था, और इसी पल से दोनों देशों के बीच जो थोड़ा बहुत भरोसा था वो भी टूट गया। 1961 के बाद इंडिया ने एक रिस्की मूव लिया, और वो था फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाना। दिल्ली का प्लान सिंपल था कि बॉर्डर पर छोटे छोटे मिलिट्री पोस्ट बना दो, ताकि चाइना को दिख जाए कि ये एरिया इंडिया का है। लीडर्स को लगता था कि चाइना इस प्रेशर को देख नेगोशिएट करेगा और बात जंग तक नहीं जाएगी। लेकिन हिमालयाज दिल्ली के कॉन्फ्रेंस रूम जैसे नहीं होते। ये पोस्ट 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर थी, जहां सांस लेना भी मुश्किल था, और एक पैकेट राशन पहुंचने के लिए भी हफ्तों और महीनों लग जाते थे। ना रोड्स थी और ना ही कोई ट्रक्स और ना ही कोई रेगुलर एयर सप्लाई। कई पोस्ट पर जवान हफ्तों हफ्तों बिना खाने के बैठे रहते थे, और अगर वहां अटैक होता तो बैकअप पहुंचने में भी कई दिन लग जाते थे। ये स्ट्रेटजी सोल्जर्स के लिए नहीं, पॉलिटिक्स के लिए डिसाइड हुई थी। मिलिट्री ऑफिसर्स ने वार्निंग दी थी कि इतने आइसोलेटेड पोस्ट को डिफेंड करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स ने ये सारी बातें अनसुनी कर दी, और चाइना ये सब चुपचाप नोट कर रहा था। उसे दिखा कि इंडिया ने बॉर्डर्स पर लाइन तो खींच दी है, लेकिन उसके पीछे फोर्स नहीं है। यहीं से 1962 के वॉर का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर शुरू हो जाता है। एक सवाल जो आज तक पूछा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स को यूज क्यों नहीं किया गया। जमीन पर इंडियन सोल्जर्स हिमालय की बर्फ में लड़ रहे थे, लेकिन उनके ऊपर का आसमान खाली था। आईएएफ के जेट्स रेडी थे और पायलट्स भी टेक ऑफ करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें उड़ान भरने की परमिशन ही नहीं मिली। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस वक्त चाइना की एयर पावर बहुत ज़्यादा वीक थी। उनके पास कम एयरक्राफ्ट्स और लिमिटेड एयर बेसेस थे। उनकी आर्मी की पूरी वॉर मशीन
पहाड़ों के कुछ ही रोड्स पर डिपेंड करती थी। अगर आईएएफ ने उन रोड्स, ब्रिजेस और सप्लाई कॉन्वॉयज को हिट किया होता तो पूरा गेम वहीं चेंज हो जाता। पर इंडिया के डिसीजन मेकर कोई और ही पिक्चर देख रहे थे। उन्हें यह लगता था कि एयर स्ट्राइक से वॉर का स्केल बढ़ जाएगा और चाइना इंडियन शहरों पर बॉम्ब गिराकर हमला कर सकता है। इसी अनसर्टेनिटी और ओवर कॉशन ने आईएएफ को बैक फुट पर डाल दिया और इस हेसिटेशन की सबसे बड़ी कीमत हमारे जवानों ने अपनी जान देकर चुकाई। 20 अक्टूबर 1962 को चाइनीज पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इंडिया पर बिना वॉर डिक्लेयर किए अटैक कर दिया। उन्होंने लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, दोनों जगह पर एक साथ अटैक किया। चाइना की आर्मी पूरी तैयारी के साथ आई थी। उनके पास ठंड के कपड़े और ट्रेंड पहाड़ी सोल्जर्स और प्रॉपर प्लानिंग थी, लेकिन इंडियन सोल्जर्स इतने रेडी नहीं थे। कई जगहों पर तो उनके पास प्रॉपर विंटर क्लोथिंग भी नहीं थी, हथियार पुराने थे और उनको क्लियर ऑर्डर्स भी नहीं मिले थे। रेडियो और कम्युनिकेशन भी कई एरियाज में काम ही नहीं कर रही थी। इसलिए जब अटैक हुआ तो चाइना वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड था और वहीं इंडिया कंफ्यूज्ड और अंडर प्रिपेयर्ड था। चाइनीज अटैक स्टार्ट होने के बाद लद्दाख के रिजांगला सेक्टर में एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। यहाँ मेजर शैतान सिंह के साथ सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स थे और उनके सामने लगभग 1300 चाइनीज ट्रूप्स आ गए थे। इंडिया के पास ना तो हैवी वेपन्स थे, ना एक्स्ट्रा ट्रूप्स और ना ही कोई बैकअप। फिर भी उन जवानों ने अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए मना कर दिया था। वो तब तक लड़े जब तक उनके पास गोली और सांस बाकी थी। मेजर शैतान सिंह खुद बहुत ज्यादा घायल होने के बाद भी अपनी ही पोस्ट पर रहे। इंडियन सोल्जर्स ने जो लड़ाई लड़ी वो उनकी कैपेसिटी से कई ज्यादा थी। उन्हें एक ऐसी जंग में भेजा गया जिसमें हार पहले ही तय हो चुकी थी। 1962 की हार जवानों की नहीं बल्कि इंडियन लीडर्स के गलत डिसीजंस का नतीजा था। इस पूरे एपिसोड में एक और बड़ा नाम आता है और वो है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्णन मेनन का। डिफेंस से जुड़े ज्यादातर डिसीजंस उनके हाथ में ही थे। आर्मी को मॉडर्न वेपन्स देना, चाइना की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को सीरियसली लेना और बॉर्डर पर लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग करना, इन सब पर उनका फोकस बहुत ही वीक रहा। सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ने वार्निंग्स भी दी थी लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया गया। 1962 की हार के बाद कृष्णा मेनन को रिजाइन करना पड़ा, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। इस पूरी लड़ाई के बाद 21 नवंबर 1962 को चाइना ने अचानक से सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव था। चाइना अपना मेन ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुका था और वो था अक्साई चिन पर कंट्रोल पाना। ईस्टर्न सेक्टर से चाइना ने पीछे हटकर दुनिया को ये दिखाया कि ये एक लिमिटेड ऑपरेशन था, कोई जमीन हड़पने की कोशिश नहीं। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक बॉर्डर का नुकसान नहीं था, इस जंग ने इंडिया के सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्लोबल इमेज को भी गिरा कर रख दिया था। 1962 की हार सिर्फ एक जंग का अंत नहीं थी, वो इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल थी। उसके बाद से डिफेंस बजट बढ़ने लगा, आर्मी और एयरफोर्स को मॉडर्न वेपन्स मिले और इंटेलिजेंस एजेंसीज को सीरियसली लेना शुरू किया गया। चाइना ने 1962 में लड़ाई तब रोकी जब उसने अपना मतलब निकाल लिया। इंडिया ने उस दिन एक चीज हारी और एक चीज सीखी। उस जंग के बाद देश ने अपनी सोच बदली। बॉर्डर को सिर्फ एक लाइन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया। सिक्योरिटी को स्लोगन्स नहीं, सिस्टम से जोड़ा गया। और उस दिन इंडिया को ये समझ आ गया था कि बॉर्डर सिर्फ इंटेंशन से नहीं बल्कि प्रिपरेशन से सिक्योर होते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।